आज हम अनुज लुगुन के बारे में बात करते हैं, जो आदिवासी साहित्य चिंतन के बहुत बड़े प्रवक्ता के रूप में उभरे हैं, जिनका जन्म 1986 ईस्वी को ही हुआ है। युवा कवि है, फिर भी उन्होंने बहुत बड़े कवि की उपाधि प्राप्त कर ली है। 2019 का युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें मिल चुका है। ये आदिवासी विमर्श के प्रमुख हस्ताक्षर है। इनकी जो प्रसिद्धि है वो एक इनकी कविता के माध्यम से होती है। उस कविता का नाम है अघोषित उल गुलान। अघोषित उल गुलान नाम की कविता इन्होंने लिखी थी और उसी से प्रसिद्धि प्राप्त की। और उसके बाद तो उन्होंने बहुत सारी कविताएं और अपनी विचार गोष्ठियां प्रस्तुत कर दी है कि आदिवासी विमर्श में आज अनुज लुगुन का बहुत बड़ा नाम है। तो सबसे पहले तो इनके जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म 1986 में ही हुआ है। 1986 और स्थान है सिमडेगा। सिमडेगा नामक स्थान है जो वर्तमान झारखंड में, झारखंड, सिमडेगा झारखंड में अनुज लुगुन का जन्म हुआ है, जो एक आदिवासी परिवार से जुड़े हुए हैं और इन्होंने आदिवासी चिंतन पर ही अपने विचार रखे हैं। पत्थलगड़ी जैसी जो परंपराएं हैं उनके बारे में इन्होंने विस्तृत बातचीत की है। किस प्रकार आदिवासियों के हक को छीन लिया गया, किस प्रकार आज भी उपनिवेशवाद उपस्थित है किसी न किसी रूप में, उस पर ये बात करते हैं कि किस प्रकार से जैसे पुराने समय में क्या होता था, पत्थर रख करके और जमीन की ये सीमाबंदी की जाती थी। तो आदिवासी जो क्षेत्र है उसमें सरकार ने पत्थलगड़ी करने की परंपरा को नहीं माना, वहां की जमीन को सरकारी ही रहने दिया और ये आदिवासियों के साथ अन्याय था, क्योंकि उनकी अपनी कोई भूमि उनके पास नहीं रही। कि पत्थर से सीमाबंदी हो जाती तो उनको भी अपनी भूमि मिल जाती कि इतने से इतने तक ये फलाना व्यक्ति इस भूमि का मालिक है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस वजह से आज भी वही परंपरा चली आ रही है। तो अब हम बात करते हैं इनके बारे में कि ये आदिवासी विमर्श के प्रमुख हस्ताक्षर है। आदिवासी विमर्श के प्रमुख हस्ताक्षर है और वर्तमान में ये क्या करते हैं, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर है। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में हिंदी प्रोफेसर। 1986 में जन्म हुआ है। सिमडेगा झारखंड के रहने वाले हैं और आदिवासी साहित्य में आज इनका बहुत बड़ा नाम है और दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में हिंदी विषय के प्रोफेसर है। और 2019 में इन्हें हिंदी साहित्य का युवा पुरस्कार, हिंदी साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार मिला है। कब? 2019 में हिंदी साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित। 2019 में इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है और वो रचना कौन सी है? बाघ एवं सुगना मुंडा की बेटी। बाघ एवं सुगना मुंडा की बेटी।
ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। इस पर इन्हें साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार मिल चुका है। वो कब मिला है? 2019 में, बाघ एवं सुगना मुंडा की बेटी नामक रचना पर। अनुज लुगुन की प्रसिद्धि इनकी एक कविता से होती है। उस कविता का नाम है अघोषित उल गुलान। अघोषित उल गुलान नाम की एक कविता इन्होंने लिखी थी, उससे उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई। अनुज लुगुन की प्रसिद्धि अघोषित गुलान नामक कविता से हुई। यानी इस कविता से ये प्रसिद्ध हुए। उसके बाद तो ये बहुत बड़े कवि के रूप में स्थापित होने लगे और आदिवासी साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर बनकर उभरे हैं। इन्होंने आदिवासी अस्मिता में मौजूद वर्ग जाति का विश्लेषण किया और उसके लिए एक नई इबारत खड़ी करने का प्रयास किया है। इन्होंने आदिवासी अस्मिता में वर्ग जाति का विश्लेषण करते हुए नई इबारत गढ़ी है। और इसके साथ ही साथ ये मुख्य रूप से क्या करते हैं, जो इतिहास में पहले परंपरागत रूप से सरकारों द्वारा, जैसे भले ही अंग्रेज सरकार थी तब भारत उपनिवेश था, उस समय अंग्रेजों ने जिस प्रकार से आदिवासियों का शोषण किया, उसी प्रकार से अनुज लुगुन कहते हैं कि आज भी यह परंपरा मौजूद है। यह परंपरा आज भी मौजूद है। जो संघर्षमयी ऐतिहासिक विरासत है, संघर्षमयी ऐतिहासिक विरासत जो मिली है वो, और आज भी आंतरिक उपनिवेशन की प्रक्रिया है, उसके तमाम रूप इनकी कविता में उभर कर आते हैं। ऐतिहासिक परंपरागत संघर्ष एवं औपनिवेशिक मानसिकता के वर्तमान में कई ऐतिहासिक परंपरागत संघर्ष है। औपनिवेशिक मानसिकता के वर्तमान में कई रूप आदिवासी संघर्ष से जुड़े हुए कई रूपों में आदिवासी संघर्ष से जुड़े हुए पहलुओं को अनुज लुगुन ने आवाज दी है। यानी इनका सरोकार हमेशा आदिवासी जो वर्ग है, जिसका ये खुद हिस्सा है, ये कहते हैं कि किस प्रकार परंपरागत रूप से शिकार हुआ है, शोषण हुआ है, व्यवस्था के नाम पर आदिवासियों को उनके हक नहीं दिए जाते कि यह सरकारी जमीन है, इस पर सरकार का अधिकार है, यह कह करके और उन पर
उनको अपने तरीके से जीने का भी अधिकार नहीं है। वे अपने परंपरागत काम करके अपना गुजारा चलाते हैं। तो इस प्रकार के कई मुद्दे उठाते हुए अनुज लोगुन आदिवासियों के लिए बहुत ही जिजीविषा के साथ काम कर रहे हैं। और उसके साथ ही साथ अभी तो उन्होंने लिखना शुरू किया है। उनके विचारों की प्रखरता और भी तेजी से आगे बढ़ी जा रही है। तो इनके रचना कर्म की ओर हम दृष्टि डालते हैं। इनके कविता संग्रह के रूप में कम आए हैं, लेकिन कविताएं इनकी खूब सारी है। तो जितनी भी कविताएं मिली है उन पर हम बात कर लेते हैं, कौन कौन सी कविताएं इनकी है। तो अनुज लुगुन की रचनाएं, सबसे पहले है बाघ एवं सुगना मुंडा की बेटी। बाघ एवं सुगना मुंडा की बेटी काव्य संग्रह है ये। और इस पर कौन सा पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार। साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार मिल चुका है इसे, अनुज लुगुन को। और 1986 में उनका जन्म हुआ है। बाघ एवं सुगना मुंडा की बेटी काव्य संग्रह, सबसे युवा कवि सिलेबस में शामिल है, उसका नाम है अनुज लुगुन। वो आदिवासी परिवार से आते हैं। बाघ एवं सुगना मुंडा की बेटी नामक काव्य संग्रह के लिए ये इन्हें साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार 2019 में मिल चुका है। और बाघ जो है इस कविता में किस रूप में आया होगा? लगभग उसी रूप में आया होगा। सत्तावादी और शोषणवादी जो तंत्र है उसके प्रतीक के रूप में अनुज लुगुन बाघ को प्रस्तुत करते हैं। देखिए अगली लंबी कविता है गुरिल्ले का आत्मकथन। गुरिल्ले का आत्मकथन ये भी कैसी है? लंबी कविता है कि गुरिल्ला अपने आप से क्या कह रहा है। आत्मकथन यानी अपने आप से कुछ कहना। और कविताएं, अन्य कविताओं की लंबी लिस्ट है, उस पर बात करते हैं। अखबार, अघोषित, उलगुलान, अनायास, ऑक्सीजन। खूब सारी ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधों से। और उन्हें बचाता कौन है? आदिवासी। आगवानी का शोक गीत, आदिवासी, आदिवासी नाम से भी लिख दी। इंद्रावती, उनकी कब्र पर जाते हुए, उलगुलान की औरतें। एक कविता सहारनपुर, सहारनपुर एक जगह है, वहां की भी एक कविता लिख दी है। एकलव्य से संवाद, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कविताएं हैं। एकलव्य से संवाद, जिसमें ये प्रश्न करते हैं कि गुरु द्रोण ने जब एकलव्य का अंगूठा काट लिया तब उसके बाद क्या एकलव्य ने तीरंदाजी की या नहीं की? वहां से कथा समाप्त हो जाती है। तो तीरंदाजी की होगी या नहीं की होगी, ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर इसमें एकलव्य ने अंगूठा कटने के बाद तर्जनी वगैरह से तीरंदाजी या नहीं। अब उस समय तो ये प्रश्न खड़ा होता है, वो एक अलग बात थी। वो एक अलग बात थी कि उसने तो, एकलव्य ने निष्ठा से अपने गुरु के प्रति निष्ठा होने के कारण अंगूठा काटा था। गुरु ने कह दिया और शिष्य ने मान लिया। उसकी निष्ठा थी अपने गुरु के प्रति, आदर का भाव था, उससे काटा था। लेकिन उसके बाद जीवन तो जिया। अनुज लुगुन खुद पूछते हैं कि जीवन तो आगे जिया, उसको किसके सहारे जिया? तीरंदाजी ही जिसके जीवन का आधार हो, वो जीने के लिए दूसरा सहारा क्या अपना रहा था? तब ये नया कवि यहाँ पर सवाल उठाता है। अब एकलव्य ने किया या नहीं किया वो अलग बात है। वो उसका गुरु के प्रति आदर का भाव था, हो सकता है किया हो, नहीं किया हो, हमें नहीं पता। वो एक नैतिकता का अलग एक सवाल है। यहाँ पर अनुज लुगुन ये सवाल उठा देते हैं कि एकलव्य ने जरूर अपना अंगूठा कटने के बाद अंगुलियों से तीरंदाजी की होगी।
तभी वो कहते हैं कि हमारे परिवार आज भी अंगुलियों से तीरंदाजी करते हैं, प्रयोग नहीं करते अंगूठे का, क्योंकि एकलव्य की संतान मानते हैं आदिवासी अपने आप। तो अनुज लोगन कहते हैं कि कोई एक परंपरा पड़ जाए तो जरूरी नहीं है कि वो परंपरा उसी रूप में चलती रहे, उसमें परिवर्तन होना जरूरी है, समय के साथ परिवर्तन होना भी चाहिए। इस प्रकार से तो एकलव्य से संवाद एक तो ये है, और फिर है एकलव्य से संवाद 1 से 5 तक, यानी 5 अलग अलग है। एकलव्य से संवाद 1, 2, 3, 4, 5, 5 अलग अलग कविताएं हैं, और एकलव्य से संवाद ये अलग कविता है। तो 5 ये हो गई, और ये 6 एकलव्य से जुड़ी अनुज लुगुन की कविताएं कितनी हो गई? 6। औरत की प्रतीक्षा में चांद, औरत की प्रतीक्षा में चांद, किसान का रहस्य, खनन अपराध है। अनुज लोगन का मुख्य उद्देश्य आदिवासियों की समस्याओं को प्रस्तुत करना है, कविता के माध्यम से उनके जीवन को प्रस्तुत करना है। वे किस प्रकार के कितने संघर्ष उन्होंने किए हैं, और आज भी अपनी अस्मिता के लिए कौन कौन से संघर्ष करने पड़ते हैं, उसके बारे में बातचीत करना अनुज लुगुन का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए खनन अपराध है, इस पर बात कर रहे हैं, क्योंकि खनन कहाँ होता है? जंगलों और पहाड़ों में। तो फिर यहाँ पर खनन अपराध होना चाहिए, क्योंकि वहां तो आदिवासियों का जीवन है जो खुद की रक्षा करते हुए प्रकृति की रक्षा करते हैं। ऐसे मनुष्य के जीवन को संकट में डालकर खनन करना देश को विकास की ओर बढ़ाना नहीं हो सकता। ग्लोब गरीब मंच की औरतें, गंगाराम कलुंडिया, देशभक्ति से जुड़ी कविता है गंगाराम कलुंडिया। और एक और है गंगाराम कलुंडिया, 2 रचनाएं हैं इनकी, जो देशांतरण से जुड़ी हुई है। गुरिल्ले का आत्मकथन, ये तो शायद वापस आ गई है, ये पहले भी आ चुकी थी, वो कविता संग्रह था, ये कविता है। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले की पुस्तक है, इन्होंने कविता के रूप में गुलामगिरी लिखी है। गोहो की कविता में सामान्य आदिवासी का जो श्रम होता है, मजदूर का जो श्रम होता है, उसकी श्रमशीलता को गोहो के विलुप्त होने से जोड़ा है, कि कितना श्रम वो करता रहता है फिर भी वो विलुप्त की तरह ही रहता है, उसका कोई समाज में मान सम्मान नहीं होता। वही स्थिति गो की है। और चांद चोरा का मोची, चांदोरे चिड़ियाघर में जेबरा की मौत, यानी कहने का अर्थ क्या हुआ? प्रकृति से प्रेम करने वाले आदिवासी तो जंगलों में पशुओं को बचाते हैं, लेकिन चिड़ियाघर में ले जाकर दूसरे लोगों को दिखाने के लिए जब रखा जाता है जू में, तब उन जानवरों की स्थिति कैदी के रूप में हो जाती है, और एक दिन ऐसा आता है कि वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उन्मुक्त जीवन नहीं जी पाते। जूड़ा के फूल, झानू बुओ जंगली सूरों से फसल की रखवाली करती है। झानू बुओ नाम की कोई होगी, वो जंगली सूरों से फसल की रखवाली करती है। तस्वीर, तुम अगर आओ, तुम्हारे जन्मदिन के लिए पत्थलगड़ी, बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 कर सकते हो आप, क्योंकि पत्थलगड़ी इनका काव्य संग्रह भी है, बिल्कुल ताजा काव्य संग्रह है, और यह बहुत महत्वपूर्ण कृति भी है। और पत्थलगड़ी होती क्या थी? एक परंपरा थी, एक मतलब कानून बनाया जाता था, पत्थर गाड़ करके सीमा बंदी करना खेत की, कि इतना खेत फलाने व्यक्ति का है, आगे वाला इसका है, पत्थर गाड़ दिए जाते थे। आज भी गांव में जाते हैं तो कहीं कहीं वो पत्थर, पुराने पत्थर मिल जाते हैं। पत्थर के द्वारा जो सीमाबंदी की जाती थी वो थी पत्थलगड़ी। और आदिवासियों में पत्थलगड़ी, आदिवासी जो भी इलाके हैं वहां पर पत्थलगड़ी आज भी नहीं की जाती, क्योंकि उनकी जमीन को, पहाड़ों की जमीन को सरकारी जमीन बता दिया जाता है। और उसमें बैठे बैठे, विधानसभा में बैठे लोग, अनुज लुगुन सीधा कहते हैं कि बाघ के रूप में है, वे अपने बड़े बड़े पंजों से निर्ही से प्राणियों को, अर्थात आदिवासियों को नोचते रहते हैं और पता भी नहीं चलता।
तो पर्यावरण, प्रकृति, वसंत के बारे में कविता, 2 कविताएं हैं वसंत के बारे में। और पहले हमने बात की थी एकलव्य से संवाद, एक अलग थी और 1 से 5 तक अलग थी। फिर है बादल, बांस की गुड़िया, मदाइत, महुआई रंग गंध, महुए की जो गंध होती है, महुए चुनता हूँ, मेरा पुनर्जन्म नहीं होता। यानी आदिवासी वैसे तो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, लेकिन अनुज लुगुन कहते हैं कि मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा। मेरी माँ यानी जो है वो इस जन्म में है, मेरी माँ, मैं और भेड़िए, मेरी नास्तिक होने का ब्यौरा, मेरा नास्तिक होने का ब्यौरा, मेरा नास्तिक होने का ब्यौरा। यानी यहाँ पर कहा था कि मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा, तो आगे वे नास्तिक भी है। मैं गीत गाना चाहता हूं, मैं घायल शिकारी हूं। यानी जहां भी देखिए पीड़ा, अंतर व्यथा झलकती है कि एक आदिवासी किस किस प्रकार की समस्याओं से गुजरता है, किस वेदनाओं से, किस पीड़ाओं से गुजरता है। मैं घायल शिकारी हूँ, मैं जिस जंगल में रहता हूँ वहां भेड़िए आदमी नहीं है। अच्छा, मैं जिस जंगल में रहता हूँ वहां भेड़िए आदमी नहीं है। अर्थात शहर के या फिर ऊंचे ऊंचे घरों में बैठे व्यक्तियों के बारे में वे कहते हैं कि वहां पर जो व्यक्ति है वे धूर्तता कर सकते हैं, लेकिन आम जंगल में रहने वाला व्यक्ति धूर्तता नहीं कर सकता। यह दान का समय नहीं, यह प्लास के फूलने का समय है। ये भी 2 है, 1 2। यह राष्ट्रगान का समय है। यात्रा, रॉन्ग नंबर, एक आधुनिकता आई है। रेड इंडियन पुनश्च, लाल गठ, अनंत प्रेम, सबसे बड़ा आश्चर्य, समुद्र से लौटते हुए, ससंदिरी, सहोदर, तिनगी दई, जंगल, जेल और राजा का डर। सुनो, शहर के दोस्त के नाम पत्र, क्या लिखा होगा शहर के दोस्त के नाम पत्र में? हमारी अर्थी शाही हो नहीं सकती, हो सकती है शाही, हो सकती है अपने अंदाज में, हो सकती है अर्थी शाही नहीं हो सकती। इसका अर्थ यह है कि शाही ठाट बाट से रह नहीं रहे हैं तो फिर अंतिम संस्कार होगा वो कैसे शाही अंदाज से हो सकता है। फिर है, क्या कहते हैं अनुज लोगों ने, पंक्ति है, मुझे नागरिकता दे दो, मुझे मेरी अस्मिता दे दो, मानचित्र की उलझी रेखाओं में नहीं, आदमी होने की भाषा में मुझे नागरिकता दे दो। यानी मैं आदमी हूँ। पत्थलगड़ी वाली हम बात कर रहे थे, पत्थलगड़ी वहां नहीं होती, निषेध की हुई है आदिवासी इलाके में। तब कभी अनुज लोगन कहते हैं कि भाई हमारे पास जमीन नहीं है तो हम नागरिक कैसे हुए, तो हमें भी तो नागरिकता दो। किस क्षेत्र में? मानचित्र की उलझी रेखाओं में नहीं, आदमी होने की भाषा में मुझे नागरिकता दे दो। इसके अलावा वो कहते हैं कि हम भी इंसान है, हमें भी दूसरे सभ्य लोगों की तरह जीने और अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है। ऐसी नागरिकता हमें भी मिलनी चाहिए। अनुज लुगुन ने बाघ को विधानसभा, विधायक व धनी लोगों से जोड़ा क्योंकि वे बाघ के बड़े नाखूनों की तरह अपने स्वार्थी पंजे में सभी को जकड़ लेते हैं। हम बात कर रहे थे कि बाघ जहां भी आए अनुज लुगुन की कविता में वो सत्ताधारियों का प्रतीक होगा। फिर है, गोह नामक विलुप्त होती प्रजाति को श्रमरत एवं संघर्षशील जीवन और बड़े बड़े किले फतह करने में सहयोगी के प्रतीक के रूप में रखते हैं। अनुज लोगुन का ध्यान भाषाई कला की चमक पर न होकर जीवन की चमक पर ज्यादा है। यानी आदिवासी किस प्रकार का जीवन जीते हैं, उनके जीवन में जो सरलता है उस पर अनुज लोगुन का ज्यादा ध्यान है, भाषा की चमक पर नहीं, कला की चमक पर नहीं। बहुत ही सुंदर कविताएं लिखी है अनुज लोगुन ने। स्थानीयता, समुदाय के संघर्ष, जन स्मृति आख्यानों में उपस्थित सत्ता के बग नके को
सत्ता के बग नखे को पहचानना अनुज लोगों के साहित्य की प्रमुख विशेषता है। यानी स्थानीयता, यानी झारखंड बिहार के जो आदिवासी वर्ग है उसकी स्थानीयता को उन्होंने बिल्कुल नजदीक से देखा, जिया है, तो वे उस स्थानीयता को अपने कविता में बिल्कुल हूबहू रूप में ला सके हैं। उसके साथ ही साथ समुदाय में जो संघर्ष होते हैं, आपसी जाति वर्ग के संघर्ष उनमें भी होते रहते हैं, तो उनको उन्होंने चित्रित किया है। जन स्मृति आख्यानों के साहित्य में उपस्थित सत्ता के बगनके, यानी पुराने समय से ही इस प्रकार से ये कहते हैं अनुज लोगुन कि साहित्य भी इस तरीके से रचा गया कि हमेशा बड़े वर्ग बड़े ही रहे और जो छोटा है वो छोटा ही रहे, और बग नखे यानी बाघ के नाखूनों की तरह सत्ता में बैठे लोग दूसरे सारे लोगों का शोषण करते रहे, उसमें सब आ जाते हैं। जब जब राजा थे तब राजा यानी क्षत्रिय वर्ग और दूसरा जो आचार्य वर्ग था, ये दो वर्ग भले आराम से रहे, बाकी सबके लिए तो बहुत कठिन परिश्रम और उसके एवज में बहुत कम मुनाफा, यही जीवन था। फिर है पत्थलगड़ी, अनुज लुगुन की प्रमुख रचना है, अभी हम इसी पर बात कर रहे थे। ये लिखते हैं, देखो वे पत्थर गाड़ेंगे और अपने होने का दावा करते रहेंगे। वे कौन? आदिवासी। एक बार फिर से पत्थर गाड़ेंगे, उखाड़ा गया तो फिर से गाड़ेंगे, अर्थात अपने अस्तित्व होने का, अपने मौजूद होने का वे एहसास दिलाते रहेंगे जब तक माना नहीं जाएगा। वे कहते हैं कि पत्थरों पर निषेध लगाकर ही सरकारें उनकी जमीन पर सेंध लगाती है। यानी आदिवासी कहते हैं कि सरकार कहती है कि आपके यहाँ पत्थलगड़ी नहीं हो सकती, और यही कहकर वे हमारी जमीन पर ही सेंध मारकर उससे मुनाफा कमाकर खुद अपनी जेबें भरते हैं। मंत्री वगैरह पर सीधा आक्षेप करते हैं अनुज लोगों। अब हम बात करते हैं नंद चतुर्वेदी के बारे में, जो कहाँ के रहने वाले हैं। नंद चतुर्वेदी झालावाड़ राजस्थान के रहने वाले नंद चतुर्वेदी। उनका जन्म हुआ था 1923 में और मृत्यु 2014 में उदयपुर में हुई थी। नंद चतुर्वेदी ने एक मुख्य उनकी अलग विशेषता है, उस पर सबसे पहले बात करते हैं। उन्होंने ब्रज भाषा में भी कविता लिखी। नंद चतुर्वेदी ने आज के समय में ब्रज भाषा में भी कविता लिखी है, और समाजवादी धारा के ये भी कवि है। समकालीन कवियों पर बात कर रहे हैं हम, और अधिकतर कवि प्रगतिशील वर्ग के हैं। तो नंद चतुर्वेदी का जन्म 1923 में जन्म होता है। कहाँ पर जन्म हुआ? राजस्थान के झालावाड़ जिले में, और मृत्यु हुई थी 2014 उदयपुर में। 1923 झालावाड़। स्थान और मृत्यु हुई है 2014 उदयपुर में। यानी राजस्थान के रहने वाले हैं नंद चतुर्वेदी, और प्रगतिशील कवि है या समाजवादी धारा के प्रमुख कवि माने गए हैं। और ब्रज भाषा में कविता करते हैं, तो ब्रज भाषा में कर रहे हैं तो घनाक्षरी, कवित, सवेये, पद, दोहे वगैरह लिखना इनकी प्रमुख विशेषताएं रही है। और खड़ी बोली में इन्होंने क्या लिखा? चतुष्पदी के गीत लिखे। नंद चतुर्वेदी ने खड़ी बोली में चतुष्पदी के गीत भी लिखे हैं। तो ब्रज भाषा में कविता करना इनकी प्रमुख विशेषता है। ब्रज भाषा में कविता करना इनकी प्रमुख विशेषता है। धनाक्षरी
कवित सवेया पद व दोहों में काव्य रचना। घनाक्षरी कवित सवेया पद दोहों में काव्य रचना करने वाले कवि है नंद चतुर्वेदी। और खड़ी बोली हिंदी जो है उसमें उन्होंने चतुष्पदी गीत लिखे हैं। खड़ी बोली हिंदी में चतुष्पदी गीत लिखे हैं। चतुष्पदी गीत किस बोली में लिखे हैं? खड़ी बोली में। और कैसी चेतना के कवि है नंद चतुर्वेदी? तो ये है समाजवादी चेतना के कवि। समाजवादी चेतना के प्रमुख कवि। समाजवादी चेतना के प्रमुख कवि है और सादगी इनकी मुख्य विशेषता है। यानी इनकी रचनाओं को पढ़ेंगे तो सादगी और पवित्रता हर जगह देखने को मिलती है। और वे सादगी और सुचिता या पवित्रता में अंतर भी करते हैं। और सादगी को किसमें वो जोड़ते हैं, किससे जोड़ते हैं? वैभव और त्याग। वैभव और त्याग दोनों के बीच में रहती है सादगी। और स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता और जो समता है, समानता है, उसे तो वे एक सिक्के के दो पहलू ही मानते हैं। और ये कहते हैं कि लेखन जो है वो क्या है? एक नागरिक का धर्म है। नागरिक धर्म जो होता है उसका अनिवार्य हिस्सा है। यानी हर व्यक्ति को इनकी विचार में कुछ न कुछ लिखना ही चाहिए। हर नागरिक वो भले देश के लिए लिखे, भले अपने लिए लिखे, समाज के लिए लिखे, आईने के रूप में लिखना चाहिए। तो सादगी इनके काव्य की प्रमुख विशेषता है, सादगी। नंद चतुर्वेदी के काव्य में सादगी व सुचिता मुख्य है। सादगी व सुचिता मुख्य रूप से मिलती है। और ये मानते हैं कि स्वतंत्रता एवं समता या समानता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी जब समानता होगी तभी स्वतंत्रता रह पाएगी, समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता नहीं रहेगी। स्वतंत्रता एवं समानता को एक ही सिक्के के दो पहलू माना। स्वतंत्रता एवं समानता को एक ही सिक्के के दो पहलू मानते हैं। कौन? नंद चतुर्वेदी। हर कवि की अपनी विशेषता होती है। तो 3-4 पंक्तियों के रूप में ऐसे पूछा जा सकता है कि इस कवि के संबंध में कौन सा कथन असंगत है, प्रकार से सवाल आ सकता है। और कविता लेखन के क्षेत्र में बात करें तो कविता लेखन को इन्होंने नागरिक धर्म का एक हिस्सा बताया था। नागरिक का धर्म जो होता है, किस प्रकार जैसे देश से प्रेम करना नागरिक का धर्म होता है, वैसे ये कहते हैं कि कविता करना भी हमारा नागरिक धर्म है। कविता लेखन को नंद चतुर्वेदी नागरिक धर्म मानते हैं। कविता लेखन को नंद चतुर्वेदी क्या मानते हैं? नागरिक धर्म
मानते हैं। अब इनका रचना संसार इस प्रकार है। नंद चतुर्वेदी की प्रमुख रचनाएं, सबसे पहला है उत्सव का निर्मम सत्य। उत्सव का निर्मम सत्य, शब्द संसार की यायावरी, यानी शब्द संसार में किस प्रकार यायावरी होती है। ईमानदार दुनिया के लिए, ईमानदार दुनिया के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण रचना है यह समय मामूली नहीं। यह समय मामूली नहीं काव्य संग्रह किसका है? नंद चतुर्वेदी का, बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर 1996 में बिहारी पुरस्कार मिला है, जो के बिरला फाउंडेशन देता है। यह समय मामूली नहीं 1992 में लिखी गई है और इस पर बिहारी पुरस्कार 1996 में मिला है। किताब का नाम क्या है? यह समय मामूली नहीं। संपादन किस किस का किया है? आगे जो लंबी लिस्ट दिखाई दे रही है वो सब नंद चतुर्वेदी का संपादन कार्य है। कोई रचना भी हो सकती है, कोई पत्रिका भी हो सकती है। सप्त किरण, राजस्थान के कवि भाग 1 का संपादन किया। इस बार ये बहुत महत्वपूर्ण है इस बार, क्योंकि यह अध्यापकों का काव्य संग्रह, यानी कुछ अध्यापकों ने मिलकर कविताएं लिखी थी और उन कविताओं को संपादित करने का काम किसने किया? नंद चतुर्वेदी ने। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जय हिंद समाजवादी साप्ताहिक है, उसका संपादन किया। जनमत का संपादन, जन शिक्षण का संपादन, मधुमती उदयपुर से निकलती है, इसका संपादन, बिंदु का संपादन, चिंतन प्रधान साहित्यिक जो पत्रिका है इसका संपादन भी नंद चतुर्वेदी ने किया है। अब है बीकानेर के रहने वाले बहुत ही प्रसिद्ध सामंती परिवार में जन्म लेने वाले, लेकिन बाद में बिल्कुल सहज साधारण और भूखमरी तक आने वाले जीवन को जीने वाले जनवादी कवि हरीश भादानी। और हरीश भादानी का जन्म कब हुआ? 1933 में और मृत्यु हुई थी 2009 में। कलकत्ता में वे काफी समय तक रहे। इनकी बेटी सरला जी तो भारत सरकार से भी जुड़ी रही है और इनके परिवार का वैसे साहित्यिक माहौल रहा है। इनके पिताजी संन्यास ले चुके थे, दादाजी साहित्य पढ़ने में रुचि रखते थे और बहुत ही धनी अमीर परिवार था। पहले शुरुआत जो उन्होंने की थी हरीश भादानी जी, वो शुरुआत उन्होंने रोमानी साहित्य से की थी। रोमानी दौर से उन्होंने शुरू किया था लिखना और फिर धीरे धीरे उनकी कविताएं रोमानियत को छोड़ करके यथार्थ की ओर आती है और जनवाद की ओर आती है। आंदोलनों से वे जुड़ते जाते हैं और उनकी कविता के अनेक नए नए दौर दिखाई देते हैं और फिर राजस्थानी मिट्टी से जुड़कर पूर्णतया राजस्थानी रंग में रचकर भी वे कविताएं करते हैं। उनकी कविता के 5-6 दौर अलग अलग चले हैं और उसी पर हम आज बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हरीश भादानी का जन्म कब हुआ? जन्म 1933। स्थान सभी को पता होगा, बीकानेर। बीकानेर में जन्मे थे। 2 इनकी पत्रिकाएं हैं मुख्य, 2 पत्रिकाएं इन्होंने मुख्य रूप से निकाली है। पहली पत्रिका है वातायन, जो बीकानेर से निकली थी। कहां से निकली? बीकानेर से। और दूसरी पत्रिका है कलम, जो कहां से निकली? कलकत्ता से। उस समय कलकत्ता था, अब कोलकाता है। तो कलम जो निकली थी वो कलकत्ता से निकली थी। ये इनकी 2 प्रसिद्ध पत्रिकाएं हैं। अब और बात करते हैं हरीश भादानी के बारे में। तो आज कविता जो मानी जाती है, आज कविता का एक दौर आया था, उसके प्रवर्तक एक दौर चला था कविता आंदोलन का। कविता, जन कविता, ये कविता, वो कविता, बहुत सारी कविता के दौर थे। जो आज कविता
आंदोलन के प्रवर्तक हरीश भादानी है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, साहित्य में अक्सर वैसे ही पूछा जाता है। आज कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो हरीश भादानी, जो बीकानेर के रहने वाले हैं, और इन्होंने कभी ओटी हुई कुंठा को स्वीकार नहीं किया। उस समय अकविता वगैरह के दौर चल रहे थे, तो लोग जानबूझकर तनाव लेकर तनाव पर ज्यादा लिखते थे और कुंठा पर ज्यादा लिख रहे थे, और मनुष्य भी कुंठित ज्यादा रहने लगा था। तो ओढ़ी हुई कुंठा का ये हमेशा विरोध करते हैं। ओढ़ी हुई का विरोध, ओढ़ी हुई कुंठा का हरीश भादानी ने हमेशा विरोध किया। ओढ़ी हुई कुंठा के पक्ष में उन्होंने कभी नहीं लिखा। भले रोमानियत से जुड़ा लिख दिया, लेकिन ओढ़ी हुई कुंठा पर उन्होंने नहीं लिखा। और उन्होंने वातायन और कलम नामक जो पत्रिकाएं निकाली थी, उसके माध्यम से उन्होंने क्या किया, तो देश में जितने भी, भारत में जितने भी लोग रहते हैं, उन लोगों के प्रति कवियों का ध्यान आकर्षित करने का काम किया। यानी इस प्रकार के लेख उन्होंने प्रकाशित किए जिससे कि देश के विभिन्न भागों के लोगों के बारे में कवि वगैरह वगैरह का ध्यान अपने आप आकर्षित हो जाए और उनके बारे में कवि कुछ न कुछ लिखे। तो अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से हरीश भादानी ने स्वदेश के लोगों के प्रति कवियों का ध्यान आकर्षित किया। स्वदेश के लोगों के प्रति हरीश भादानी ने कवियों का ध्यान आकर्षित किया। और ये किस प्रकार के कवि रहे? जनवादी कवि रहे हैं। हरीश भादानी अनेक दौर से गुजरे, लेकिन प्रमुख रूप से जनवादी कवि रहे हैं। इनका रचना संसार लंबा है और अनेक दौर है। किस दौर में कौन सी कविता किस प्रकार से लिखी है, उस पर हम अभी बात करते हैं। हरीश भादानी का रचना संसार, सबसे पहली उनकी रचना है अधूरे गीत, सपन गली, हंसिनी याद की। ये जो रचनाएं हैं, इन रचनाओं में उनका रोमानियत का दौर था। कौन सा दौर था? रोमानियत का दौर। तो ये हरीश भादानी का, जब वे अमीर थे, आराम से जीवन जीते थे और रोमानियत भरी कविताएं करते थे, ऐसे दौर की ये कविताएं हैं। अधूरे गीत ये पहला दौर है, सपन गली, हंसिनी याद की। अब आता है दूसरा दौर, जो एक उजली नजर की सुई और सुलगते पिंड नामक रचनाओं के प्रकाशन के साथ दिखाई देता है। और ये दौर है, इस दौर में क्या हुआ, इसके बारे में लिखा है एक उजली नजर की सुई में और सुलगते पिंड में। सेकंड दौर है ये हरीश भादानी का, और इसमें महानगरीय जीवन की त्रासदी, अजनबीपन, मानवीय संवेदना के अनूठे बिंब प्रस्तुत किए हैं। नगरीय भावबोध पर
सण सण को छेनी से काटो जैसी विद्रोही स्वर वाली मार्क्सवादी कविताएं लिखी है। मार्क्सवादी और विद्रोही कविताएं इनकी मानी जाए या सण सण को छेनी से काटो जैसे भाव वाली कविताएं, तो कौन सा दौर है? वो दूसरा दौर है, और वो है एक उजली सुई की नजर और सुलगते पिंड। नष्टो मोह और रोटी नाम सत है। ये रोटी नाम सत है तो बहुत अधिक प्रसिद्ध हुई, और नष्टो मोह जो है उसका भी दो प्रसंगों से, वैसे दोनों कविताओं का दो प्रसंगों से जुड़ाव है। नष्टो मोह जो है वो कवि का खुद का व्यक्तिगत जीवन किस प्रकार से अभावों से गुजर रहा था, बिल्कुल भूखमरी के किनारे पर भी खड़े हो गए थे, और उसके साथ ही साथ 1975 का आपातकाल का दौर था। तो शासन से आक्रांत और खुद के जीवन से भी आक्रांत कवि ने लिखा नष्टो मोह, तो यहाँ पर मोह भंग की ये कविता मानी जा सकती है। 1975 के आपातकाल के ही समय इनके व्यक्तिगत जीवन की गरीबी के प्रभाव से मोह छूटने एवं जनवादी कविता लिखने का दौर चला, और उसी में उन्होंने जेल में रहकर रोटी नाम सत है मांगे को मुगत है ये कविता लिखी थी। फिर अगला आता है चौथा दौर, उसमें वे लिखते हैं अपना ही आकाश बुनूं सन्नाटे के शिलाखंड पर एक अकेला सूरज खेले आज की आंख का सिलसिला। ये जो कविताएं हैं ये इनकी स्व मुक्ति एवं गहन विषाद के दौर की कविताएं हैं, यानी अपने आप से मुक्ति, किस प्रकार से अपने विचारों से कवि कह रहा है कि मुक्ति प्राप्त करूं, किस प्रकार से जीऊं और अपना ही आकाश बुनूं, यानी खुद में ही डूबा रहूं, खुद ही अपने विचार बनाऊं। एक अकेला सूरज खेले सन्नाटे के शिलाखंड पर बैठा है आज की आंख का सिलसिला। ईसा से ये कविता शुरू होती है, ईसा मसीह से, और आज के सिलसिले पर जाकर समाप्त होती है। फिर है पितृकल्प खा खा उखलिया हुई बात हमें भूगोल, यानी ये चौथा महत्वपूर्ण दौर आता है। इसके बाद भी लिखते रहते हैं और कोई विशेष एक धारा में बहकर नहीं लिखते, और ज्यादातर राजस्थान की भूमि से जुड़ी हुई कविताएं बाद में वे करते हैं। तो पितृकल्प जो है वो पांचवें दौर की कविता है। कवि राजस्थान के रेती समुद्र में गोते लगाते हैं और उसी अनुभव को लेकर वे लिखते हैं। तो पितृकल्प 1991 में आती है और बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। और खा खा उखलिया हुई और माथा में भूगोल, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं चौथे दौर की। फिर अन्य रचनाएं जो किसी दौर से खास जुड़ी नहीं है, इसके बाद उन्होंने लगातार लिखी है, ज्यादातर राजस्थानी पृष्ठभूमि में और कहीं कहीं थोड़ी बहुत जनवाद से प्रेरित कविताएं। साथ चले हम 1992 में मेरा अष्टावक्र खुद से जुड़ी, क्यों करे प्रार्थना 2006 की कविता, आडी ताने सीधी ताने 2006। अब है इन्होंने कुछ अनुवाद भी किए हैं, तो रूपांतर भी किए हैं, वो किस प्रकार से है ये भी महत्वपूर्ण है। विस्मय के अंशी है और सयुजा सखया, ये सयुजा सखया बड़ी महत्वपूर्ण है। सयुजा सखया कोई परीक्षा में ये आई हुई है, सयुजा सखया जो रचना है वो पूछा गया है कि किसकी है। ये गीत है, मैं ईशोपनिषद एवं संस्कृत कविताओं तथा अश्वामीय सूत्र अथर्ववेद वन देवी खंड की कविताओं का गीति रूपांतर है, यानी ये दोनों गीत है, विस्मय के अंशी है एवं सयुजा सखया। तो ईशोपनिषद और संस्कृत कविताओं और अश्वामीय सूत्र और अथर्ववेद वन देवी खंड के अनुवाद है। भादानी जी की प्रसिद्ध राजस्थानी काव्य संग्रह कौन से हैं? माथा में भूगोल और जन हाथा रेत रचीजे और माथा में भूगोल, ये दोनों इनकी प्रसिद्ध राजस्थानी काव्य संग्रह है।
मूल राजस्थानी की प्रतिनिधि रचना कौन सी है? बोलेगी हिमाणी, बोलेनी हिमाणी, बोलेनी हिमाणी इनकी मूल राजस्थानी में लिखी गई प्रसिद्ध रचना है। फिर किस रचना पर भादानी जी को सुधींद्र पुरस्कार मिला? ये तीनों पुरस्कार की बातें हैं, पूछी जा सकती है परीक्षा में। किस रचना पर भादानी जी को सुधींद्र पुरस्कार मिला 1983-84 में? तो वो रचना थी सन्नाटे के शिलाखंड पर, जो अंतर्मन से जुड़ी हुई कविता है, अंतर्मन वाले दौर की कविता है। सन्नाटे के देखो सब मुक्ति एवं गहन विषाद का जो दौर है, उस दौर की लिखी गई कविता है, उसको मिला है सुधींद्र पुरस्कार। फिर है हरीश बादानी को मीरा पुरस्कार कब वो किस कृति पर मिला? एक अकेला सूरज खेले के लिए मिला था 1986-87 में। फिर है बादानी जी को बिहारी पुरस्कार किस रचना पर मिला? ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो बिहारी पुरस्कार दिलाने वाली रचना कौन सी है? पितृकल्प, जो 1900 कब लिखी गई है? 91 में। पितृकल्प जो 1991 में लिखी गई है, और इस पर इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? सबसे महत्वपूर्ण बिहारी पुरस्कार है। प्रश्नोत्तरी, कुछ जो कवि हमने पढ़े हैं उनके बारे में प्रश्नोत्तरी है, उस पर विचार विमर्श करते हैं, साथ साथ उत्तर बताते जाइए। अशोक वाजपेयी की रचनाओं में असंगत है, यानी अशोक वाजपेयी ने निम्न में से कौन सी रचना नहीं लिखी है? क्या पूछा है? असंगत। घास में दुबका आदमी है अशोक वाजपेयी की, अभिन्यों के साथ साथ आती है। जो नहीं है ये भी है, और समय के पास समय ये भी है। कौन सी नहीं है? पुतली में संसार किसकी है? अरुण कमल की। अरुण कमल किसकी रचना है? अरुण कमल की। नए इलाके में पुतली में संसार। हरीश बादानी के संबंध में असंगत कथन है। वातायन पत्रिका बीकानेर से 1960 से 1974 तक निकाली। बिल्कुल सही बात है, बीकानेर से ही वातायन निकली थी। 1960 से 1974 तक उन्होंने निकाली थी। और कलम पत्रिका बीकानेर से निकाली। उन्होंने स्वदेश के कोटि कोटि लोगों की तरह कवियों का ध्यान वातायन व कलम के माध्यम से आकर्षित किया। रोटी नाम सत है इनकी प्रसिद्ध कविता है। तो कौन सा गलत है? बीकानेर से नहीं निकाली थी। कहां से निकाली थी? कलम, कलकत्ता से। कलम पत्रिका कहां से निकाली थी? कलकत्ता से। फिर आलोक धनवा के संबंध में असंगत कथन है। आलोक धनवा के साहित्य में बिहार का राजनीतिक परिदृश्य, आपातकाल, संपूर्ण क्रांति आंदोलन व नक्सलवाड़ी आंदोलन के प्रति गहरी सहानुभूति इत्यादि तत्व मिलते हैं। फिर है धनवा ने ज्यादा लिखा लेकिन समय के सरोकारों से जोड़कर लिखा। बाल मन को व्याख्यायित करना, बाल मन को पतंग कविता में व्याख्यायित करते हैं। बाल मन की व्याख्या पतंग कविता में करते हैं। और 1972 में वाम पत्रिका का प्रकाशन किया। वाम पत्रिका 72 में की है। बाल मन की व्याख्या पतंग में मिलती है। साइकिल चलाते हुए दौड़ रहे होते हैं। धनवा ने कितना लिखा? ज्यादा नहीं लिखा, कम लिखा, कम लिखा, लेकिन समय के सरोकार से जोड़कर लिखा। काव्य संग्रह तो एक ही आया था, दुनिया रोज बनती है। लीलाधर जगुड़ी के संबंध में असत्य कथन है। खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है में जगुड़ी कहते हैं कि जिस प्रकार स्वर्ण पात्र में सत्य का मुंह ढक दिया जाता है, वैसे ही खबर भी विज्ञापन से ढक दी जाती है। यानी खबर का महत्व तो कम हो जाता है और उस पर आने वाले विज्ञापन का महत्व तो अधिक हो जाता है। दर्शक खबर को भूल जाते हैं और विज्ञापन में जो तेल साबुन आते हैं उसी को याद रख पाते हैं। जगुड़ी की लंबी कविताएं व छोटी कविताएं समान रूप से प्राणवान है। बिल्कुल सही बात है, दोनों बराबर जीवंत है। उनकी कविता में पीड़ित
वर्ग, महिलाओं की दयनीय दशा व युवा पीढ़ी को मार्ग प्रशस्त करने जैसी विशेषताएं मुख्य रूप से उभर कर आई है। ये भी बिल्कुल सही है। फिर है जगूड़ी प्रयोगवादी विचारधारा के प्रमुख कवि है। नहीं, समकालीन कविता के प्रमुख कवि है। ब्रज भाषा में कविता किसने की? ब्रज भाषा में किसने लिखा था? झालावाड़ के रहने वाले नंद चतुर्वेदी ने। आदिवासी विमर्श के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं। सीधी सी बात है, अनुज लोगन आंख बंद करके कर सकते हैं। कोई नहीं जानता कब हो जाएगी छंटनी, पंक्ति किसकी है? अरुण कमल की, अपनी केवल धार वाली। चट्टानों का जल गीत रचना किसकी? वेणुगोपाल, आंध्रा के रहने वाले। असंगत है, हवाएं चुप नहीं रहती, अनुज लुगुन। क्या है अनुज लुगुन का? हवाएं चुप नहीं रहती। नहीं, हवाएं चुप नहीं रहती अनुज लुगुन का नहीं है, वेणुगोपाल का है। किसका है? वेणु गोपाल। उच्च श्रेवा लीलाधर जगूड़ी की क्या है? लंबी कविता, नाटक जानिए के साथ। और कपड़े के जूते आलोक धनवा। ईमानदार दुनिया के लिए नंद चतुर्वेदी। नंद चतुर्वेदी को किस रचना के लिए बिहारी पुरस्कार मिला? यह समय मामूली नहीं, इसके लिए बिहारी पुरस्कार मिला था। यह समय मामूली नहीं।